नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं उपन्यास का अगला भाग। दरख्तों के नीचे की छायाएं गहरा गई थीं, वहां से दबे पांव दोनों की तरफ रेंग रही थीं। आसपास जो पौधे थे उन पर फूल नहीं थे, घास भी कहीं सूखी कहीं मुरझाई पड़ी थी। पास जो 2-3 घने पेड़ थे उन पर चिड़ियाओं की चिकचिकाहट शुरू हो गई थी। वे कभी इस पर बैठतीं, कभी दूसरे ठौर की तलाश में दूसरे तक उड़ान भरतीं, रैन बसेरे की तलाश। अंधेरा उतर आया तो वे चलने के लिए उठे। चलते हुए प्रेम प्रकाश ने उसे हल्के से अपनी तरफ किया। उसका सिर उनकी गर्दन में घुसता चला गया, जैसे शावक घोंसले के भीतर की सुरक्षा में घुसता चला जाता है। प्रेम प्रकाश को गिलानी ने घेर लिया था। क्यों उसे वह सब कह डालने को उकसाया? क्या फायदा? उसके कंधे को हल्के से थपथपा दिया। उसने सोचा था कि 2 तनख्वाह घर आएगी तो उनके रहने का स्तर थोड़ा ऊपर उठेगा, वे सिद्धार्थ को बेहतर परवरिश दे सकेंगे। इसलिए वह जब तक युवा गुरु को किसी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाने के लिए उकसाती रहती। उस पर कुछ असर न होता। ज्यादा कहो तो बोल देता, क्या करना, तेरी तो है, समझ ले यही मेरी बढ़ी हुई तनख्वाह है, ऐसा ही कुछ। दरअसल उसकी नौकरी लगने के साथ ही वह ढीला पड़ने लगा था। एक दिन उसने गौर किया कि युवा गुरु कई दिनों से दफ्तर जा ही नहीं रहा था, घर में पड़ा रहता। कुरेदा तो पता चला कि हजरत सस्पेंड हो गए हैं। और क्या होना था, जब चाहे ऑफिस छोड़ देना, छुट्टी मनाते हुए घर पड़ा रहना, जैसे आप कोई बड़े अफसर हों। त्योहारों पर 10-10 दिनों तक ऑफिस न जाना, क्योंकि आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या आपने गणपति बैठाए हैं। आप सोचते हैं कि यह सब बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, उसके आगे नौकरी क्या चीज है। मालिकों को यह समझना चाहिए। अब अपने देश में तो हर हफ्ते त्योहार हैं, आखिर कोई कब तक सहेगा। नौकरी देने वाला कोई खैरात बांटने तो नहीं बैठा है, वह भी प्राइवेट। उसने समझाया कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जाकर माफी मांग ले। उन्हें भरोसा दिलाएं कि आगे वह इस तरह छुट्टी नहीं लेगा, अपने में चुस्ती लाएगा, अनुशासन में रहेगा। तो बोला, मैं क्यों जाऊं, उन्हें जरूरत है तो वो बुलाएं, तब सोचूंगा। क्या बात है, अपने देश में बड़ी कमी है ना नौकरी पाने वालों की, कि कोई इसी का इंतजार करता बैठा रहेगा, इसकी मनुहार करेगा। इसमें बड़े सुरखाव के पर लगे हैं। कोई ऐसा कार्यकर्ता है कि जिसके बिना मालिकों का कारोबार ठप हो जाने वाला है। हाथ में आता ही क्या है जिसकी खातिर दिन भर खटा जाए। वह आगे बोला, युवा गुरु ने दफ्तर से उधार ले रखा था, कटौती के बाद तनख्वाह तो कम होती। उधार लेते समय नहीं सोचा, अब पूरी तनख्वाह हाथ में नहीं आती तो नौकरी में दिलचस्पी कम हो गई। घर का खर्च कैसे चलेगा। जब यह बात उठाई तो तमक गया। तुझे मतलब? मैं पैसा कहीं से लाऊं, पिताजी की पेंशन भी है। उसे ससुर पर आश्रित होना अच्छा नहीं लगता। पहले ही वे घर में रह रहे हैं, वे अपनी पेंशन का खर्च घर पर ही करते हैं। पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर हो जाना बूढ़ों पर, जबकि अपनी उम्र अभी काम करने की है। मेरा मन नहीं लगता, बस मैं अपना पूरा समय धर्म कर्म को देना चाहता हूँ। मेरी जगह तू तो कमा रही है। उसने बात खत्म कर दी, माफी मांगने नहीं गया। वह नौकरी नहीं करना चाहता था। निशा से मिलने में भी असुविधा होती थी। अब पूरा दिन रहा करेगा उसके लिए। निशा को जब भी सुविधा हो। बच्चे के भविष्य की क्या चिंता, पिताजी का यह घर है जो मिलेगा ही। करने को कुछ काम न मिला तो मंदिर है। अगर युवा गुरु अपनी जिंदगी सुबह शाम आरती करके दूसरों को समझाए उपदेश देकर निकाल सकता है तो उसका बेटा क्यों नहीं। उधार की बची रकम उसके प्रोविडेंट फंड से काट ली गई और युवा गुरु को नौकरी से हटा दिया गया। आखिरी हिसाब करने के लिए भी वह दफ्तर नहीं गया। दफ्तर का पत्र घर आ गया, साथ में चेक भी। छिपी हुई तकलीफ जो थी, जिसे वह किसी से नहीं कह सकती थी। वे अगर कहीं बाहर जाएं तो कोई पूछ बैठे कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, तो वह क्या कहे। बेटे से कोई पूछे कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तो वो क्या कहे। यहाँ की पूजा पाठ करते हैं, वह भी घर में अपने मंदिर में।
एक रात अधनींद में उसे कोई कीड़ा अपना थूक उगलता पैर के ऊपर आता महसूस हुआ। गिलगिला, लिसलिसा रिसाव सा उसके शरीर के में जगह जगह छोड़ता। वह उंगलियों से छिटकने की कोशिश करती, पर तब वह वहां नहीं होता। थोड़ी देर में दूसरी जगह वही गंदा गीलापन। बगल में सिद्धार्थ बेसुध सोया था। वह अपनी सुरक्षा के लिए उसे बीच में सुलाती थी। उसके उधर युवा गुरु सोता था, जो अपनी जगह नहीं था। सिद्धार्थ की नींद और घुप अंधेरे का फायदा उठाकर युवा गुरु इधर आ गया था और उसे पैरों से ऊपर चूमता हुआ उसकी जांघों को चूमे जा रहा था। गाउन को ऊपर सरकाकर कभी भी वह ऊपर आ सकता था कि अपनी पूरी ताकत समेट उसने एक लात उसे पुरजोर पायताने की तरफ धकेल दिया। युवा गुरु चारपाई के नीचे जा गिरा। वह उठ गई। उसे जोर से मितली आ गई थी। सीधे बाथरूम में घुस गई। लाइट जलाकर अंदर से बंद कर लिया और फर्श पर बैठकर उल्टी करने लगी। वॉश बेसिन पर खड़े होने की सामर्थ्य नहीं थी। सारी ताकत युवा गुरु को धकेलने में खर्च कर आई थी। बाथरूम से निकल वह सीधा छत पर चली गई और खुद को हल्का करने के लिए इधर उधर टहलने लगी। सटे हुए उन घरों की कतार एल शेप में इधर से उधर चली गई थी। सितारों की रोशनी में के नीचे घर वह निर्जीव से सोए पड़े थे। उसने आज पहली बार गौर किया कि उस पूरे कैंपस में एक भी पेड़ नहीं था। सीमेंट का जंगल इस छोर से उस छोर तक ऊंचाई पर पहाड़ियां थीं बौनी। यहां से तुम इन पहाड़ियों को देखा करना, प्रकाश ने कहा था। इन पहाड़ियों को भी वह देख सकेगी। कब तक? वहां के पेड़ जा चुके थे, वहां भी सीमेंट का जंगल बना दिया जाएगा और अभी यहां था। वह जितना ससुराल से लेती उससे कहीं ज्यादा देती। अपनी तनख्वाह पूरी की पूरी, ऊपर से नौकरी के साथ घर का काम करती, सब लोगों के लिए खाना बनाना, पति बेटे और अपने कपड़े धोना, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए जो बाई लगी थी उसके ना आने पर वे भी काम करना, पति के सारे काम करती, उसके कपड़े धोती, अंडरवियर बनियान तक। पूजा पाठ वाले लाल कपड़े जिससे उसे नफरत है उन्हें भी धोने के बाद प्रेस करती। युवा गुरु नहाने के लिए बाथरूम घुसेगा तो वहीं से नंगा होकर आवाज देगा, तौलिया लाना। वह तौलिया पकड़ाती। अक्सर वह तौलिया के साथ उसे भी अंदर खींच लेता और जोर जबरदस्ती करता। वह कर लेने देती। नहाने के बाद उसे जो कपड़े पहनना है उन्हें बाहर रखती। भोजन युवा गुरु केवल पत्नी का बनाया खाता, और यह तो है ही कि थाली परोसकर पत्नी सामने बैठे, उसे भोजन करते देखे। जब तक वह भोजन न कर ले पत्नी वहीं बैठी रहे। पत्नी सामने न हुई तो वह थाली सरकाकर बिना खाए उठ जाएगा। उसे कहीं बाहर जाना है तो पत्नी उसकी अटैची लगाए, वह सिर्फ मगन मगन अटैची लेकर चला जाएगा। नए शहर में उसे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी यह सोचना पत्नी का काम था। अगर कोई चीज छूट गई तो लौटकर वह डांट भी लगाएगा। और वह क्या करता? उसका पति एक नौकरी वह जैसी भी थी वह भी नहीं। पति के अधिकार सभी चाहिए, पत्नी का शरीर तो जरूर। जब जैसा उसका मूड आए, पत्नी की इच्छा हो न हो, उसकी इच्छा, प्राण जल उठते जब वह उस मनसा से छूता है जैसे उसे जीते जी जलती चिता पर बैठने के लिए खींचा जा रहा है। वह काम जिसमें उसकी आत्मा झुलसती नहीं करेगी। पति की काम पिपासा का विषय वह नहीं बनेगी। वह भोग्या नहीं है, खाने की कोई चीज नहीं। पति जब चाहे भक्त से अपने मुंह में डाल ले। आदमी जिसके लिए उसके मन में कुछ नहीं उगता, जो उसके आत्मसम्मान का ख्याल नहीं करता, पत्नी को जो सुरक्षा नहीं देता, ग्रस्त होकर कमाई नहीं करता, वह उसके आगे क्यों समर्पित हो? अपनी इच्छा के विपरीत वह स्वयं को उसे क्यों दे? अपने शरीर को क्यों नुचवाए? सिर्फ इस कारण कि वह उसका पति बन गया। एक लड़की की लाचारी और खराब परिस्थितियों का फायदा उठाकर। यह शरीर उसका अपना है। उसके जन्म के साथ यही वह चीज है जो उसे मिली। इतनी बड़ी दुनिया में एक इसी को अपना कह सकती है। इसी के भीतर तो सब है, मन, आत्मा, जो भी। उसके जीवन का मंदिर इसे कीचड़ से गंदा नहीं होने देगी।
इसे नोचने घसोटने की इजाजत वह किसी को नहीं देगी, पति को भी नहीं। शरीर के इस काम को लेकर उसे यूं ही वितृष्णा है। यही तो सिद्धार्थ को दुनिया में लाने का सबब बना। वह जब जब सिद्धार्थ को देखती है अपराध बोध से भर जाती है। उसके माँ बाप उसके लिए जो करना चाहिए वह नहीं कर रहे, उसे उचित परवरिश और वातावरण नहीं दे रहे। बड़ा होकर वह क्या बनेगा? इसी मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने वाला पाखंडी युवा गुरु के साथ अभी जो हो गया, इसे वह अपने निश्चय का आकार देगी। अपने व्यवहार में इसे लाए, बेशक ज्यादा शालीनता के साथ। और अगर युवा गुरु उसके व्यवहार से नहीं समझता तो अपने निश्चय उससे कह भी सकेगी। इसके एवज वह इस तथाकथित पति से अपने किसी काम के लिए, भले ही वह उसकी पढ़ाई से संबंधित ही क्यों न हो, रुपए पैसे नहीं मांगेगी। हाँ, अपनी तनख्वाह में से साधिकार मांगेगी। पढ़ा लिखा दिया पति ने, और उस दरमियान उसने भी अपने को हर तरह से दिया। यहाँ पहुंचकर हिसाब बराबर होता है, अब आगे नहीं। उसकी पीएचडी का काम समाप्त था। उसने शोध प्रबंध जमा कर दिया था। बीए एमए में वह लड़कियों वाले कॉलेज में थी। तब हीन भावना की सभी सहपाठिकाएं अविवाहिता थीं, जिनका जीवन आगे खुलने वाला था। एक वही विवाहिता, एक बच्चे की मां भी। एमफिल में लड़के लड़कियां दोनों थे, पर संख्या में बहुत कम। डॉक्टर कौशिक इंचार्ज थे, दुबले पतले, कभी भी इमारत के बाहर सिगरेट फूंकते नजर आते। हमेशा तनाव में रहते, कविताएं लिखते थे, एक दो कविता संग्रह छपवा लिए थे, लेकिन इस रूप में विश्वविद्यालय के बाहर उन्हें कम ही जाना जाता था। उनका लक्ष्य भी साहित्यकार बनना नहीं था, सिर्फ यह कि विश्वविद्यालय में छात्रों और अध्यापिकाओं में उन्हें शिक्षक के रूप में कुछ जाना जाए, कुछ अतिरिक्त प्रतिष्ठा मिली रहे। अक्सर कक्षाओं में प्रोफेसर कौशिक उसे अपने कमरे में बुला लेते और तब तक बिठाए रखते जब तक विभाग खाली न हो जाए। फिर किसी बहाने उनकी उंगलियां उसकी कलाई से होती हुई ऊपर रेंगने लगती कि तभी वह किसी और तरफ प्रोफेसर साहब का ध्यान खींचकर चतुराई से निकल लेती। खुलकर विरोध नहीं कर सकती थी। रोज उनके सानिध्य में रहना, उन्हीं से मार्गदर्शन मिलना, ऐसी किताबें जो लाइब्रेरी में नहीं होती थी उन्हें भी उनसे प्राप्त करना। फिर फाइनल का कोई न कोई पर्चा उनका होना था। मौखिक परीक्षा में भी एक सदस्य उन्हीं का होना था। प्रोफेसर कौशिक की कुछ चेष्टाओं को वह नारी सुलभ चातुर्य से झेलती रही। उनके पास बैठते ही जाने का कोई बहाना तकती। अक्सर आखिरी क्लास के पहले चली जाती थी। आखिरी क्लास छूटते ही सर से बाहर अपने स्कूटर तक, कि कौशिक सर की नज़रों के घेरे में न आए। छुट्टी के दिन कभी कभी वे उसे अपने घर बुलाते, ऐसे समय जब उनके परिवार का कोई सदस्य घर पर न हो। कभी चाय बनवाते, कभी रात के लिए पराठे सेकने को कहते। वह चुपचाप कर देती, भीतर धुकधुकी चलती रहती। ऐसी ही एक रात जब उनके लिए खाना बनाकर वह जाने की तैयारी में थी, प्रोफेसर कौशिक ने उससे साफ साफ कहा, तुम जानती हो कि मैं कविताएं लिखता हूँ। अपनी संवेदना को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि उसे सौंदर्य का स्पर्श मिले। जैसा पढ़ाई में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वैसे तुम कविताएं लिखने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें बौद्धिक संतोष दूं, तुम मुझे भावनात्मक संतोष दो। प्रोफेसर कौशिक का वह इरादा भांप गई, उस बिंदु पर ला दी गई जब उसे अपनी जीवन पर खड़ा हो ही जाना था। जब जब वह ऐसे किसी मुकाम पर पहुंचा दी जाती तो पता नहीं उसके भीतर क्या हो जाता। रीढ़ की हड्डी तन जाती, आंखों से चिंगारियां निकलने लगती। उसने खुद को संभाला और बड़े ही सधे स्वर में प्रोफेसर कौशिक से कहा, सर आपको मालूम है मैं विवाहिता हूँ, एक बच्चे की माँ भी। तुम भी क्या? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? क्या अगर तुम ऐसी दकियानूसी के पर्चे में पड़ी रही? विवाहित तो मैं भी हूँ, तो यह तो सुविधा है। सर आप कहें तो मैं पढ़ाई छोड़ सकती हूँ। और आगे कुछ कहे बिना वह पैरों को जूते में डाल सख्त सख्त कदमों से बाहर निकल गई थी। उस दिन के बाद प्रोफेसर कौशिक ने उसे कभी अकेले में घर नहीं बुलाया। पुरानी रंजिश धोने के लिए वे किसी न किसी के सामने ही उसे बुलाते। मिठास में स्वाभाविकता घोलते, जैसे कवि होने के कारण उनका स्वभाव ही भावुक रसिक का था।
कोई उल्टी सीधी हरकत करने का इरादा उनका कभी नहीं था। मौका पाकर थोड़ी बहुत छेड़खानी सी अब भी कर लेते थे। कभी बाँह छू ली, कभी कंधा थपथपा दिया, कभी बाल बिखेर दिए। आदत से मजबूर थे, जैसे सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते थे। एमफिल में उसका दूसरा स्थान कौशिक सर के चोट खाए अहम के कारण मिला था। वह जानती थी, पर ठीक इस कारण यह साफ साफ किसी को नहीं बता सकती थी, प्रकाश को भी नहीं। पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन के समय कौशिक सर ने उसे अपनी गिरफ्त से बाहर नहीं निकलने दिया। जिस भी अन्य व्यक्ति के पास वह गाइड के लिए जाती, प्रोफेसर कौशिक की तरफ वापस फेंक देता। आखिर उसे उनके अंडर ही पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। एक बार हो गया तो प्रोफेसर ने अपने पत्ते खोलना शुरू किए। हर मौके पर अपनी फीस, माने इतने रुपए, विश्वविद्यालय की फीस के अलावा जो आत्मीयता से पहले दिखाते थे, उसकी जगह अब विशुद्ध प्रोफेशनल सूखापन होता। उसके नीचे नंगी रिश्वतबाजी। कोई हिचकिचाहट दिखाए तो वे हर विभाग के हर प्रोफेसर लेक्चर की तरफ उंगली उठा देते, बताते कि वह तो सब जगह का दस्तूर है। कोई कहे कि छात्र जिनकी आय का कोई जरिया नहीं, वे कहाँ से लाएं, तो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। माँ बाप से मांग कर लाएं, भीख मांगें, चोरी करें। थीसिस जमा करने तक वह कभी घर से, कभी पति से लेकर प्रोफेसर कौशिक की मांगें पूरी करती रही। इधर तो उसकी तनख्वाह भी थी, जिसमें से कभी कभी ले लेती। लेकिन अब शोध प्रबंध जमा हो चुकने के 6 महीने बाद भी अपने आप जब कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई, तो उसने प्रोफेसर कौशिक को याद दिलाया मौखिक परीक्षा के लिए। प्रोफेसर कौशिक ने उसके सामने एक बड़ी रकम खड़ी कर दी। ऐसे व्यक्तियों को बाहर का परीक्षक नामांकित कराना होगा जो नियति तिथि पर आ जाएं, वरना आगे की तारीखें ही होती चली जाएंगी। परीक्षक ऐसे हों जो उसकी थीसिस को पास कर दें, वरना तो छोटी मोटी कोई चीज़ निकालकर ही फिर से या और काम करने को सुझा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा नहीं 5,000 रुपये, वरना उसकी थीसिस चाहे जितनी अच्छी हो, मामला सालों तक खिंचता रहेगा। उसे पीएचडी नहीं मिल पाएगी। नामांकित होने के बाद परीक्षकों को आने जाने का एसी 2 टियर का किराया वह देगी। भले ही वे अलग से यूनिवर्सिटी से भी लें, सभी यह करते हैं, पूछ लो। तीसरे, उनकी शहर में आवाजाही के लिए 2 दिनों के लिए टैक्सी का इंतजाम करना होगा, तो उसके लिए रुपए उन्हें देने होंगे। चूंकि यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में अक्सर ठहरने को नहीं मिलता, तो मौखिक परीक्षा वाले दिन होटल में ठहरने के लिए 3-3 हजार रुपये। यह सारी रकम प्रोफेसर कौशिक के पास जमा कराना होती थी। मौखिक परीक्षा के पहले वे उसे परीक्षकों के पास अनौपचारिक मुलाकात के लिए ले जाएंगे और उसके सामने ही ये सारी रकम उन्हें सौंप देंगे। कम से कम 20,000 का खर्चा सामने था। पुराना समय नहीं था कि पति से मांगती, वह कहीं से उधार ला कर देता। अब भी कर सकता था, लेकिन एक अलिखित करार उनके बीच हो गया था। अपनी अकड़ वह जाहिर कर चुकी थी। वह शरीर नहीं मांगेगा, वह पैसे नहीं मांगेगी। सास ससुर से ले सकती थी, पर वे भी तो पति का ही हिस्सा थे। 10 तरह के ताने कसेंगे। शरण स्थली प्रेम प्रकाश जिनके पास वह पहुंची थी, जब भी पेशो पेश में होती बात, उसने यह सब देने के औचित्य से उठाई। क्या यह रिश्वत देना नहीं है? रिश्वत तो यह है, प्रेम प्रकाश ने कहा, लेकिन यह भी तय है कि तुमने यह सब नहीं किया तो तुम्हारी पीएचडी सालों आगे खिसक जाएगी। जाल ऐसा बिछा रखा है कमबख्तों ने, न दो होम हो जाओ तो भी तुम इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकती। 1 रुपये न देने पर क्या यह सिलसिला रुक जाएगा? एक डॉक्टर कौशिक ही नहीं, ठीक इस समय कितने ही डॉक्टर कौशिक कितने ही विद्यार्थियों को इसे देने को मजबूर कर रहे होंगे। सबसे भयानक बात कि जो बेचारे बेरोजगार हैं, गरीब हैं, उन्हें भी रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है, और मजबूर करने वाले वे ही लोग जिनके पास वे शिक्षा देने के लिए आते हैं। तुम यही नहीं देती तो तुम्हारी मेहनत बेकार जाती। जब तक तुम्हें डिग्री नहीं मिलती, तुम्हारा जीवन अवरुद्ध पड़ा रहता है। तुम कहीं सही नौकरी के लिए आवेदन पत्र नहीं दे सकती। तुम अगर इस गंदगी से लड़ने चल पड़ी हो
तो तुम्हारा जीवन एक दूसरी दिशा में ही चला जाता है। तो क्या किसी को प्रतिरोध नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, लेकिन तुम्हें स्वयं को बचाकर होम नहीं हो जाना है, क्योंकि जीवन बार बार तो मिलता नहीं। अगर ऊपर वालों को खबर दी जाए, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, ऊपर वे लोग हैं, इनसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं, वे ही इन्हें लाए। क्या पहले शिक्षक नहीं थे? हमारे समय में भी ऐसी परीक्षाएं होती थीं, लेकिन तब लोग और थे, पूरा माहौल दूसरा था। प्रेम प्रकाश का मुंह लटक गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वे उसका क्या हल दें। उस लड़की को जो स्वाभिमानी थी, वह यह सीढ़ी पार भी कर जाती तो कितनी सीढ़ियां और हैं, वह कितनी चढ़ पाएगी, कहाँ कहाँ लड़ेगी। सिस्टम, माहौल या लोगों को बदलने का सवाल बाद में था। पहले एक जिंदगी थी जो सामने खड़ी थी। उसके चेहरे की तमतमाहट पर हताशा की कालिख पुतती चली जा रही थी। एक काम करो, अगर तुम्हें ठीक जचे तो फिलहाल इन चतुर लोगों के साथ चतुराई से काम लो। अपनी परिस्थितियां बताकर थोड़ा रकम को कम कराओ, उतनी रकम दें, दबाकर छुट्टी पाओ। अब नतीजा तुम्हारे हाथ में आ जाए, तब धन्यवाद देने इन सब के पास जाना और उन्हें ऐसा कुछ सुना आना जिससे इनका मन अपराध बोध से भर जाए। वे आगे के लिए कुछ सोचने लगे। अगर एक में भी अब थोड़ा बदलाव आया तो हम कह सकते हैं कि हमने अपने हिस्से का प्रतिरोधक किया और थोड़ा बहुत बदलाव भी लाए। और हाँ, जीवन में तुम्हें लोगों जैसी न बनना। उसे यह तहजीब पसंद आई थी, क्योंकि वह तत्काल हल्की हो गई। वह आशीर्वादी थी, क्रांतिकारी थी, लेकिन साथ अपना नुकसान भी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए कि उसने बहुत मुश्किल से पढ़ा था। लोगों के एहसान पर एहसान सिर पर ले पढ़ाई की उम्र निकल जाने के बाद भी एक एक साल क्या पढ़ाई का एक एक दिन उसे कड़ी लड़ाई के बाद फतह करने को मिला था। एक तरह से मेरी एक समस्या और है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और पति से या घर से मैं मांगना नहीं चाहती। मैं अगले महीने की अपनी पूरी तनख्वाह इसमें लगा दूंगी। बाकी क्या आप कहीं से मेरे लिए कर्ज का इंतजाम कर सकते हैं? मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, दूसरे से क्या, मैं खुद तुम्हें कर्ज दे दूंगा। प्रेम प्रकाश जानते थे कि वह कोई रुपए घसीटू लड़की नहीं थी। मकान के मुकदमे के दौरान जब उन्होंने रुपए देने की पेशकश की थी, तब यही लड़की थी जो तमक कर आगे आ गई थी सबको रोकने। उसमें आत्मसम्मान इतना था कि प्रेम प्रकाश यूं ही देते तो न लेती। उसने कर्ज मांगा था। रुपयों का इंतजाम हो गया तो पीएचडी डिग्री पाने के काम आनन फानन होते चले गए। उसने डॉक्टर कौशिक को अपने शारीरिक उपभोग की तरफ बढ़ने से रोक दिया था। इसे लेकर प्रोफेसर कौशिक में जो खिन्नता थी, वह पैसे पाकर धुल गई। कुछ आना चाहिए हर तरफ से। जहां यह न होता, वहां डॉक्टर कौशिक को बहुत सूखा सूखा लगता, क्योंकि अपने चारों तरफ बेसवी क्षेत्रों में लोगों को अपनी पावर का इस्तेमाल में माल खाते देखते थे। वे प्रोफेसर हुए, वैसी कोई पावर न हुई, पर पावर तो है रुपयों की। विद्यार्थियों पर तो हर काम के एवज कुछ मिलना चाहिए। सहकर्मियों ने रास्ता दिखा रखा था। न केवल डॉक्टर कौशिक को उनका मांगा रुपए लेने के बावजूद परीक्षक यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में ठहरे, जहां खर्चा नाम मात्र का था। कायदे से इस एवज उससे लिए गए रुपए वापस किए जाने चाहिए थे, पर परीक्षक भी डकार गए। वह प्रेम प्रकाश से लगातार पूछती रही। वे उसे चुपचाप अपनी मौखिक परीक्षा से गुजर जाने, उसके बाद नतीजे का इंतजार करने को कहते। नतीजा जल्दी आ गया। डिग्री मिलते ही उसने उस शहर में लेक्चरर पद के लिए दरख्वास्त लगाना शुरू किया। यहाँ भी धंधेबाजी थी। कितनी संस्थाएं ऐसी थीं जो अर्जी के साथ बैंक ड्राफ्ट मांग लेती, इस तरह अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर लेती, उसका सूद खाने के लिए। उसके बाद पद भरने की कोई कार्यवाही न की जाती, या पुराने काम कर रहे व्यक्ति को ही एक और साल के लिए रख लिया जाता। पुराने को भी हमेशा अस्थायी ही रखा जाता था और चलन का रास्ता सरकार ने दिखा दिया था। अस्थायी नियुक्तियां भी न करो, ठेके पर रखो, 70 रुपये प्रति लेक्चर। जुलाई में रखा और गर्मी की छुट्टियों से पहले ज्यादातर लेक्चररों की छुट्टियों की तनख्वाह देने की कोई जरूरत नहीं। नए सत्र के शुरू होते ही अभ्यर्थी फिर दौड़ते। कॉन्ट्रैक्चुअल
एम्प्लॉयमेंट का यह सिलसिला सरकार के आला अफसरों ने शुरू किया था ताकि उनकी बीवियां जो यूं किट्टी पार्टी करती बोर होती रहती थीं, अब जहां और जब भी उनके पति तबादले पर जाएं उनकी लेक्चररशिप तैयार। स्थायी नियुक्ति से अगर योग्य लेक्चरर मिलते हैं, एक अच्छी फैकल्टी तैयार होती है, तो न हो देश में उच्च शिक्षा का कबाड़ा हो रहा तो होता रहे, अफसरों की तो पौ बारह थी। प्राइवेट कॉलेजों के मालिक अधिकतर छोटे मोटे नेता ही होते थे। बड़े नेताओं के पिछलग्गू, जिन्हें खैरात स्वरूप कॉलेज खोलने की अनुमति, उनके कॉलेजों की मान्यता आदि दे दी जाती थी। कागज पर ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के नियमों का पालन करते दिखाए जाते, यहाँ तक कि लेक्चरर आदि को दिए जा रहे वेतन आदि में भी। लेकिन होता सब कुछ उल्टा ही था। लेक्चर्स को नाम मात्र का रुपया नकद पकड़ाकर उनसे खाली रसीदें ले ली जाती, उन पर यूनिवर्सिटी के वेतनमान के हिसाब से भर दिया जाता। जो आपत्ति करे उन्हें दरवाजा दिखा दिया जाता। यही तो सिस्टम है। नहीं पसंद तो दूसरा कॉलेज देख लीजिए। हर जगह यही था। तो पीएचडी किए बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। इन शर्तों पर भी लेक्चरर रखने के लिए उनसे रिश्वत ली जाती। उसे पुरानी नौकरी से ही संतोष करना पड़ रहा था। पीएचडी डिग्री मिलते ही अच्छी तनख्वाह वाली किसी नौकरी पा लेने का सपना ही रह गया था। अच्छे नंबरों से पास होना सिर्फ अंक तालिकाओं में दर्ज था। तुम अपने मायके कभी नहीं गई। युवा गुरु की नौकरी छूटने के बाद काफी दिनों छिपाने के बाद जब उसने बताई, तो बात को दूसरी तरफ मोड़ देने के ख्याल से प्रेम प्रकाश ने कहा, उसके मकान की तरह वे उसके इस पचड़े में भी नहीं पड़ना चाहते थे जहां वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक फीकी हंसी उसके साथ ही उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और उधर ही सामने देखने लगी। प्रेम प्रकाश की किसी बात का जवाब वह न दे ऐसा कम होता था। प्रेम प्रकाश ने सोचा कि वह पति की नौकरी छूटने की बात से ज्यादा ही उलझी हुई है। वे उसे कुछ अच्छी बातों की तरफ ले जाना चाहते थे। ऐसे विषाद भरे क्षणों में वह माँ बाप, भाई बहनों का सोचे, बचपन और तब के खेतों का सोचे, सखी सहेलियों का सोचे, अतीत की यादों में खो जाए। क्या पता उस तरफ मुंह किए वह सचमुच उस तरह की यादों में लुढ़क गई हो। कभी कभी ऐसा होता भी है स्वभावतः। तभी तो हम दुख को अपने भीतर इतने लंबे अरसे तक धारण रख पाते हैं। उत्साह में प्रेम प्रकाश दोहरा बैठे, तुम अपने मायके कभी नहीं जाती। मेरा मायका नहीं है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले भाग में।